हरित कृमि दो प्रकार के। अच्छा, एक और बात है, आपका टेस्ट जो होने वाला है 5 तारीख को है ना, निदान और कुछ टॉपिक्स गाइड वाले। अब क्योंकि विमान भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, और 5 से पहले वाले विमान खत्म हो जाएगा, तो टेस्ट जो आपका होगा वो होगा निदान का, साथ में विमान का, और साथ में वो टॉपिक्स जो है अपने। ठीक है, तो विमान को भी ऐड कर लोगे। 5 तारीख तो काफी दिन बाद है, तब तक तो विमान तो कल ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसको भी ऐड कर लेना, विमान स्थान भी आएगा टेस्ट में, निदान विमान। तो खैर, हरित कृमि के दो भेद, बाह्य और अभ्यंतर। 7 और 6 भेद हैं, नाम लिखे हुए हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि याद करने की जरूरत है नहीं। हाँ, बहुत सारे नाम है, अजीब अजीब नाम है, वो ही याद हो जाए चरक सुश्रुत के, तब उसके बाद अगली बात आती है। तो इनको मत देखना, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। यूका, लीक्षा, चर्मयूथिका, बिंदुकी, वर्तुला, मतकुशा, यष्टिका। अभ्यंतर वाले में लिखे हैं मृत, प्रथुमुंडा, कंचुक सन्निभम, धान्य अंकुर निभम, सूक्ष्म अणु, सूचीमुखी। तो नहीं याद करने हैं। आगे देखो, अगेन कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, ये काफी जरूरी हैं, यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, तो गंडूपद कृमि के लिए कुछ चिकित्साएं बताई हैं, कुछ द्रव्यों के नाम बताए हैं, आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से किस द्रव्य का प्रयोग गंडूपद कृमि की चिकित्सार्थ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखेंगे, तो चौहार, पलाश बीज, विडंग, पारिभद्र और इंद्रयव। ठीक है, तो कैसे भी याद कर लो, ऐसा कर लो कि अ, इंद्र ने परी को पाला विद चौहान, है ना, कि इंद्र ने परी परी को चौहान के साथ पाला, मतलब कोई चौहान को भी साथ साथ तैयार कर रहे होंगे, और परी को भी उसी के साथ साथ पाला। तो इंद्र ने यानी इंद्रिय, परी को पाला तो परी यानी पारिभद्र, पाला यानी पलाश, किसके साथ, विद चौहान, तो विडन और चौहार। तो ये सब किसके लिए है, गंडूपद कृमि के लिए चिकित्सा में यूज होने वाले द्रव्य। नेक्स्ट है स्फीत कृमि, उसमें कंपिल्लक, पूग और दाड़िम त्वक, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर लो, पूत की दाढ़ी जो है कम आई है ना, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे वो देखे होंगे आपने, कोरियन जैसे लोग होते हैं या चाइनीज होते हैं, उनकी शेव वगैरह कम आती है, तो ऐसा कर लो कि पूत की दाढ़ी जो है वो कम आई है, मतलब पूरी शेव नहीं आई है। तो पूत यानी पूग, दाढ़ी यानी दाढ़िम, कम यानी कम्पिल्लक। ये स्फीत कृमि की चिकित्सा में यूज होने वाले द्रव्य है। नेक्स्ट है तंतु कृमि, वहां यूज होते हैं एलुआ, चिरायता और नीम। एलुआ यानी एलोवेरा जो होता है, तो एलुआ, चिरायता और नीम। तो ऐसा कर लो कि कुमारी ने नीम के तंतु चीरे, मतलब ऐसा कुमारी है, कोई लड़की है, वो नीम को चीर रही है, तो कुमारी यानी कुमारी एलुआ, नीम को चीरा तो नीम और चिरायता। तो तंतु कृमि की चिकित्सा में एलुआ, चिरायता, नीम। नेक्स्ट है अंकुश कृमि, यवानी सत्व और भल्ला तक तेल। तो अंकुश अभी जवानी में है, यंग है मतलब, और भला है। बेटा एक मिनट रुको। तो अगली ट्रिक हमारी है अंकुश कृमि के लिए, कि अंकुश जो है वो जवानी में भी भला है। लोग अक्सर ये होता है कि यंग एज में ना कुछ भी कर लेते हैं, शैतानियां करते हैं, तो लेकिन अंकुश बड़ा अच्छा सा लड़का होगा, तो जवानी में भी भला है। तो यवानी और भल्ला तक, ऐसा याद करने के लिए। और लास्ट है श्लीबद्ध कृमि, इसकी चिकित्सा में शाखोटक बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी यही है, श्लीबद्ध कृमि में शाखोटक। तो बेटा सारे याद होने चाहिए, मैंने कहा चैप्टर बहुत जरूरी है, तो लाइटली नहीं लोगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चलिए, बाह्य कृमि की चिकित्सा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कटफल, धतूरा, वचा, पारद और निम। कटफल, धतूरा, वचा, पारद और निम। तो इसके लिए ट्रिक लिखी है कि कटु धूर्त बच के पार निकल गया, है ना, कि कोई धूर्त व्यक्ति होगा, बहुत कटु बोलता होगा सबसे। ठीक है, तो वो बच के पार निकल गया, लोग भागे होंगे पकड़ने के लिए। तो कटु यानी कटफल, धूर्त से धतूरा, बचकर यानी बचा, पार निकल गया पारद, और निकल गया मतलब निम। तो कटु धूर्त बच के पार निकला, बाह्य कृमि की चिकित्सा में ये द्रव्य यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, नित्योदित रस है एक, वो अर्श में यूज होता है, नित्योदय रस कास में, और नित्यानंद रस श्रीपद में। अभी श्रीपद में आपने देखा ना शाखोटक, इसलिए बात आई सारी। 3 रस हैं, एक जैसे नाम लगते हैं देखने में, नित्योदित, नित्योदय और नित्यानंद। नित्योदित रस अर्श की चिकित्सा में यूज होता है, नित्योदय रस ये कास में, और नित्यानंद ये श्लीपद में।
श्लीपद में शायद आपके साथ बात हुई हो ना हुई हो, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन श्लीपद की चिकित्सा में एक द्रव्य है डैक, उसका नाम याद रखेंगे, डाई इथाइल कार्बामेजिन। प्लस कि वाग्भट ने कहा है कि कहाँ पर होता है, किस देश में रहने वाले लोगों को, प्रायानुपदेश आनुप देश में, अनुपदेश। ठीक है ना। और काश्यप ने अम्लपित्त के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि आनुप देश वालों को होता है, ठीक है। तो याद रखोगे बेटा, एक जैसे रस है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं क्योंकि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो नित्योदित है अर्श के अंदर, नित्योदय है कास में, और नित्यानंद श्लीपद में। डेक का फुल फॉर्म क्या था सर? डाई इथाइल कार्बामेजिन, डाई इथाइल ई से, सी से कार्बामेजिन। कार्बामेजिपिन मत कर लेना, वो अलग हो जाता है, कार्बामेजिन, बस इतना। नेक्स्ट देखोगे, एक तो आप वो चीज याद करो, आपको पीछे बताया होगा कि सप्त धातुआ, चलो बोल दो, किस के साथ संबंध है सप्त धातुआ इस शब्द का? विसर्ग विसर्ग। सर पे सप्त, सप्तगण, कृमि कृमि, सप्त द्रव्याणाम, कुष्ठ धातु, सप्त को अयम, शोथ के द्रव ठीक है, कोई बचा? सप्तक बल, कृमि, राजक्ष राजक्षमा है बेटा, सप्तक बल, सप्तक गण है कृमि के अंदर, बात तो हो गई, ठीक है। तो एक तो वो चीज याद रखोगे, तो ये टेबल है ना, 7 की टेबल बनाई हुई है, तो यहीं पे आता है वो सप्तक गण कृमि के बारे में। तो यहाँ सारी चीजें नहीं लिखी होंगी साथ के साथ, यहाँ जितनी हमें जरूर लिखी है उतनी लिख दी हमने। तो देखेंगे, सबसे पहले सारे कृमि जो है उनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, समुत्थान क्या है, वो लिखा हुआ है। ऊपर की टेबल में कृमि का प्रकार लिखा है कि बाह्य कृमि है, श्लेष्मज है, रक्तज है, या पुरीषज कृमि है। तो इनका उत्थान यानी क्यों उत्पन्न होता है, तो बाह्य कृमि कह रहे हैं मृजावर्जन, यानी कि सफाई ना रखने से, ठीक है। एक वो था शक्तिमान में ना, शक्तिमान एक आता था डी वन पे, पहले नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसमें एक था वो, उसका बड़ा फेमस एक एपिसोड है ना, उस जमाने में वो लैपटॉप से दिखाते थे कि उसके हाथ पैर अलग अलग कर दिए, काट दिया, पता नहीं क्या नाम था, सभा को ध्यान आता है शायद, बोल कोशिश कर रही, पता नहीं है, नहीं, ठीक है तुम। आर्यमान अरे मान नहीं, शक्तिमान में एक विलन था, तो वो ऐसा ही था, तो उसको ना वो डॉक्टर जयपॉल, किल्विश किलविश नहीं था, डॉक्टर जयपॉल, किल नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे, वो अजीब सा है, जिसके बाल गंदे, जयकाल था जो ना जिसके डॉक्टर बाल जयपॉल। बहुत गंदे गंदे से रहते थे, और वो अपनी लाइस वगैरह, नहीं नहीं, वो तो चंद्रकांता में चली गई, क्रूर सिंह वो चंद्रकांता में पहुंच गए, चलो वही मान लो, उस तरह का ही, है ना, साफ सफाई नहीं रखते, तो खैर है उसके जैसे ही था, क्रूर सिंह जैसा ही था उसमें एक, खैर। तो मृजा वर्जन, साफ सफाई नहीं रखते, तो वो दिखाते थे कि लाइस निकाल के खाता था, मतलब विलेन अजीब से दिखाते हैं ना, तो इस तरह से दिखाते थे उसको, तो वो साफ सफाई नहीं रखता था, तो याद रख सकते हो। बाकी श्लेष्मज कृमि बात हो चुकी है हमारी, कि तिल है, गुड़ है, ऐसी चीजें जो है, ये कृमि का निदान है। अच्छा, एक जरूरी बात है कि देखो, वैसे तो तिल को कह दिया कि कृमि का निदान है, लेकिन मैंने ही कहीं आपको पढ़ाया होगा या पढ़ाऊंगा चिकित्सा में कि अगर तिल के साथ भल्ला तक ऐड कर लो, तिल प्लस भल्ला तक, तो वो कृमि को मतलब कृमि के अगेंस्ट काम करने वाली चीज है, ठीक है ना, क्योंकि भल्ला तक आ गया ना, भल्ला तक कुछ नहीं होता काफी। तो खैर, शीर, तिल, गुड़ इस तरह के द्रव्य कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, तो श्लेष्मज कृमि इनकी वजह से होता है। नेक्स्ट है रक्तज कृमि, कह रहे हैं इसका निदान सेम है जो कुष्ठ का होता है, ठीक है, रक्तज कृमि का निदान कि जो कुष्ठ के निदान है वही है। और पुरीषज कृमि कह रहे हैं श्लेष्मज के जैसे ही होता है इसके निदान, तो याद रखोगे, तो श्लेष्मज और पुरीषज के निदान सेम है, रक्तज कृमि के निदान वो है जो कुष्ठ के निदान है, और बाह्य कृमि तो साफ सफाई ना रखने से होता है। नेक्स्ट देख लो, जरूरी बात आती है इनका स्थान कहाँ है। बाकी तो क्लियर है स्थान, देखो कि बाह्य कृमि के शमश्रु पक्ष में यहाँ रहते हैं, मतलब बालों में रहते हैं, कहने का मतलब। श्लेष्मज आमाशय में रहेंगे, रक्तज रक्तवाहिनी धमनियों में, और पुरुषज पक्वाशय के अंदर। जरूरी मैंने क्यों कहा कि बाह्य कृमि का स्थान आप देख पा रहे हो कि कहाँ है, केश, शमश्रु, पक्ष्म, लोम, यहाँ पे, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि इनको गिराने का काम, यानी कि केश, शमश्रु, नख, लोम, पक्ष्म, विध्वंस, ये काम कौन से कृमि कराते हैं, इनको गिराने का। तो देख पा रहे होगे यहाँ, देखो प्रभाव में रक्तज कृमि क्या है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रहते वहां पे बाह्य कृमि है, और उनको गिराने का काम कौन से कृमि करते हैं, रक्तज कृमि करते हैं, ये बात स्पेशली याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ संस्थान, कि देखने में कैसे हैं। तो और तो कुछ नहीं याद करना, मेनली एक ही याद करना है आपको, ये
आपादश्च, पैर नहीं होते। और यहाँ देख लोगे बहुत पैर होते हैं बाह्य कृमि, है ना। आर्थ्रोपोड्स को सोच के देख लो किस तरह के होते हैं। तो ये जो है लेकिन रक्तज कृमि ये आपादश्च, बस एक ही पॉइंट याद करना है कि इनके पैर नहीं होते। नेक्स्ट देखो वर्ण कैसा होता है, इसको भी नहीं देखना है। देखना चाहो तो ये देख सकते हो आप कि रक्तज कृमि का जो वर्ण है वो ताम्र वर्ण है। तो ताम्र जो वर्ण है ना, वो हमारे ब्लड का भी वर्ण वही माना जाता है, ताम्र वर्ण ही कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ताम्र वर्ण इस कृमि का भी। प्रभाव देख लोगे तो बाह्य कृमि क्या करता है, कंडू, कोट, पिड़का, इन रोगों को उत्पन्न करता है। श्लेष्मज कृमि तो जो भी कफ की वजह से चीजें होती हैं, हृदलास, ज्वर, मूर्छा, अरुचि, आविपाक। और रक्तज कृमि केश, शमश्रु, नख, लोम, पक्ष में विध्वंस। और लास्ट में पुरीशज कृमि तो पुरीश भेद, कार्श्य और पारुष्य। देख सकते हो कोई खास यहाँ भी नहीं है, बस केश, शमश्रु, नख, लोम इनका गिरना वो ध्यान रखोगे रक्तज कृमि। नेक्स्ट आती है बेटा चिकित्सा। तो कभी बंदरों को देख लेना ना, उनकी जो बंदरों की मम्मियाँ होती हैं पकड़ के छोटे बंदरों को, उनकी जो लाइस है निकालती रहती है खींच खींच के, तो बस वही चिकित्सा है जो हम में से बहुत के साथ बचपन में हुआ होगा। तो अपकर्षण, खींच के निकालना, ठीक है। ये तो मेडिकल वगैरह यूज कर लो, नहीं करना तो ये है। और वो वाली वो कॉम्ब आते थे ना, उसमें बहुत छोटा छोटा स्पेस होता है, उनसे बड़ा दर्द होता है सिर में करने पे भी, तो वो सबने झेला होगा। तो वही चिकित्सा है बेटा, इसलिए की जाती है। तो चिकित्सा अपकर्षण है मेन इन वाले की, बाह्य कृमि की। बाकी एक जनरल सिद्धांत जो है कृमि की चिकित्सा का, वो हम एक ट्रिक याद रखते हैं, अपना। एक वर्ड है अपना, यहाँ लिखा है देखो। तो आ से अपकर्षण, पा से प्रकृति विघात और ना से निदान परिवर्जन। तो खींच के निकालो, जो बड़े कृमि है उनको देख लो। तो प्रकृति विघात करो कि आपको पता है भाई मीठी चीजें खा रहे हैं तो कृमि हो रहा है, तो ठीक है मीठा खाना बंद कर दो। तीसरा कह रहे हैं निदान परिवर्जन, मतलब एक तो प्रकृति विघात कर दिया, उसका माहौल ही चेंज कर दिया कि गंदगी पसंद है मान लो, ऐसा मान लो कृमि को, तो गंदगी हटा दी। और निदान परिवर्जन, तो जो भी निदान है मान लो गंदगी से हो रहे हैं तो गंदगी हटा दी, या कफ से हो रहे हैं तो कफ कम इकट्ठा किया बॉडी में, नहीं खाई उस तरह की चीजें। क्लियर। तो अपना ये वर्ड ध्यान रखोगे। और यहाँ कह रहे हैं रक्तज कृमि के लिए इसको देख लेना कि कुष्ठ के समान ही इसका कह दिया कि चिकित्सा करनी है, कुष्ठ के जैसे ही इसके निदान थे और कुष्ठ के समान ही चिकित्सा है। अब अपकर्षण में भी कहना है कि अपकर्षण 4 तरह का होता है। हम जो पंच कर्म करते हैं उनमें से सिर्फ एक कर्म छोड़ देते हैं अगर हम, अनुवासन बस्ती आपको बताया है। तो बाकी चारों ऐसे ही हैं जिनमें दोषों को बाहर निकाला जाता है, तो वही लिखे हैं, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और अस्थापन बस्ती, ठीक है। प्रकृति विघात कैसे करना है, तो मधुर चीजें नहीं खानी है, उसके एंटी वाले रस जो है वो खाने हैं। कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, उष्ण द्रव्य इनका प्रयोग करना है। श्लेष्मा और पुरीश प्रत्यनिक चिकित्सा करनी है, देख लेंगे, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है निदान परिवर्जन। कह रहे निदान उक्तानाम भावानाम अनुसेवनम, कि निदान जो भी है उनका सेवन नहीं करना। अपकर्षण देखो वो कैसे कराना है, तो 6-7 रात्रि तक स्नेहन स्वेदन कराएं। आप जानते हो 7 दिन मैक्सिमम टाइम मर्यादा है स्नेहन कराने की, तो यहाँ एक जनरल बात कह दी कि 6-7 दिन तक स्नेहन स्वेदन कराया आपने। सुघोषित सुप्रजीर्ण भक्त में आस्थापन, वमन और विरेचन कराएं, कि व्यक्ति सुखपूर्वक सो के उठा हो, उसका रात का खाना जीर्ण हो गया हो, उसको आस्थापन दो। तो वमन कराओ, विरेचन कराओ, जिस तरह से निकालना चाहो, जहां की कृमि हो निकटतम मार्ग से उनको बाहर निकाल दो। क्लियर। रटने से कुछ नहीं है, बस समझने वाली बात चलनी है अभी सारी। आगे बेटा पाक देखेंगे हम लोग, ठीक है। पाक कराए जाते हैं, तो स्थाली पाक मिलता है, भानु पाक मिलता है, पुट पाक मिलता है। इनकी बात हम रस शास्त्र में करेंगे। फिलहाल ये देख सकते हो स्थाली पाक का प्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया, भानु पाक का वाग्भट ने किया, संग्रह ने किया। तो याद रखने के लिए सा से होता है स्थाली पाक और सा से सुश्रुत, ठीक है। और भानु पाक ये संग्रह ने दिया। सवाल जो पूछता है वो ये पूछता है कि पुटपाक से क्या समझते हो, तीसरा वाला जो हमने पुटपाक पूछते हैं उससे क्या समझते हो। तो वो टेम्परेचर को बताता है पुटपाक, कि कितना टेम्परेचर, ठीक है। तो पुटपाक के सामने लिख सकते हो इंडिकेट्स टेम्परेचर ऐसा करके। तो खैर त्रिविध लोहपाक, स्थालीपाक, भानुपाक, पुटपाक, तो ये तीनों आ जाते हैं। इनका उल्लेख रस रत्न समुच्चय है। आगे चल के हमको क्वेश्चन में मिलेगा चक्रपाणी ने भी किया है, क्वेश्चन मिलता है तो वहां चक्रपाणी का नाम भी आता है। तो चक्रपाणी और रस रत्न समुच्चय इन लोगों ने त्रिविध लोहपाक का उल्लेख किया। तो सासे स्थाली, सुश्रुत, भानुपाक, वाग्भट और त्रिविध चक्रपाणी है रस रत्न समुच्चय। चैप्टर में कुछ और चीजें लिखी हैं, सिर्फ जल्दी से देख लेंगे, जरूरी है नहीं ऐसी कोई। कहना है शिखरी का कषाय से शिरो स्नान करवाना है। मूलक पर्णी, अशुशक्रद, भल्लातक अस्थि का प्रयोग, ये देख सकते हो। शरद ऋतु के तिल प्रयोग करने के लिए कहा गया। वैसे तो तिल निदान है, लेकिन शरद ऋतु के तिल है,
और भल्ला तक साथ में दे दोगे तो मैंने कहा कृमि के अगेंस्ट काम करती हैं चीजें। तो शरद ऋतु के उत्पन्न हुए तिल लेने को कह रहे हैं। इस पे सवाल सर आया। तिल और भल्ला तक तो कुष्ठ के लिए होता है ना। तिल और भल्ला तक। कुष्ठ नाशक चिकित्सा में है, और तिल जो ठीक है, होता है वो उसका निदान होता है। ठीक है। और कुष्ठ के समान कृमि है ना एक। सर वो तो फिर रक्तश कृमि हो जाएगा, और हाँ, तिल जो है वो श्लेष्मज कृमि में है। नहीं वो तो ठीक है बात, लेकिन जनरली इस तरह कंसिडर कर लेते हैं इसको कि कुष्ठ के अगेंस्ट काम करती है वो चीज, तिल के साथ भल्ला तक मिला के। ऐसा नहीं कि सीधा को डायरेक्ट तो है नहीं, जैसे मैंने कहा, है ना, लेकिन कुष्ठ में भी और यहाँ पे भी। क्योंकि कुष्ठ में भी आप देखोगे, कुष्ठ में भी क्या है, कृमि की बात करते हैं ना कुष्ठ के अंदर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि कफज कुष्ठ में हाँ, कृमि है और सुश्रुत के पित्तज में है। ठीक है ना, तो वहां भी कृमि की हम बात करते हैं। प्लस मैंने आपको शूद्र का उदाहरण दिया कि शूद्र का वाग्भट ने कुष्ठ के साथ ही, मतलब शूद्र के साथ ही उल्लेख किया है कृमि का। तो उस तरह से मैं कह रहा हूँ, सीधे तो नहीं है क्लियर कट इस तरह से, लेकिन समझ सकते हो कभी आ जाए तो कि हाँ, अगर तिल और भल्ला तक साथ में है तो वो नुकसान नहीं करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कृमि को नहीं उत्पन्न करेगा, ठीक है, ना ही कुष्ठ को करेगा। ठीक है, आगे देखोगे ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आप लगाओगे ना गाइड में तो मिलेगा बेटा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना रखा है कहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये बात। उसमें था, इसलिए वो कुष्ठ कुष्ठ से वाले में, रिलेटेड था। ठीक है, कुष्ठ तिल में तो और है ही। भल्ला से हाँ बेटा, रिलेटेड। कुष्ठ में तो है ही है, लेकिन ये भी मिलेगा, आप लगाओगे ना आगे तक चलोगे तो इस तरह का भी क्वेश्चन बना रखा है कहीं गाइड वाइड में होगा। मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, आगे देखोगे। अपकर्षण की बात हो गई, 4 तरह का है, नाम पढ़ लिया आपने। प्रकृति विघात की बात होगी, सारा तो पढ़ चुके। ये याद रखना है कि शरद ऋतु के तिल बताए गए हैं। शरद ऋतु के, इस पे क्वेश्चन था, इस पे भी कहीं कि कब के तिल लेने चाहिए, और बल्कि मुझे एग्जैक्ट में रिकॉल नहीं कर पा रहा, वहां तो कुछ रेफरेंस रख के पूछा था, किसी का चरक का नहीं पूछा था, नाम किसी और आचार्य का दिया था। अब एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर रहा, लेकिन आप ध्यान रखो बस, शरद के तिल वहां भी यही बताए गए होंगे। ये आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है हाल फिलहाल में। नेक्स्ट है चरक विमान सात, यानी इसी चैप्टर के अंदर तेल पाक में फ्रेंच शांति बताई गई। ये ही अपवाद है, याद रखना। आप में से बहुत सारे लोग से मैं जनरल पूछता हूँ तो आप लोग कहते हो कि चरक की बात को मानना चाहिए। हाँ, चरक की बात को मानना चाहिए, लेकिन जब हम बात करते हैं भैषज्य की तो चरक को नहीं फॉलो करते हैं। आपको जो भैषज्य पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, वहां हम किसको फॉलो करते हैं, शारंगधर को फॉलो करते हैं mainly। ठीक है, जो उन्होंने कहा वो ठीक है। ऐसा नहीं कि भी चरक तो श्रेष्ठ है, सबसे बड़े आचार्य हैं, पुराने, ये तो इन्हीं की बात चीज में। बड़े बूढ़े भी गलत करते हैं ना कई बार, ये थोड़ी करके बड़े गलत नहीं करते, वो भी करते हैं गलत। आगे देखोगे, रोगी मनुष्य या व्याधित पुरुष, कह रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक गुरु व्याधित, एक लघु व्याधित। तो गुरु व्याधित, जिनको गुरु व्याधि हुई है, मतलब बड़ी व्याधि हुई है ना, लेकिन उनकी सत्व शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, कि वही जो आनंद मूवी में जैसे वो था राजेश खन्ना, कैंसर को कोई बात नहीं है, बाबूशाह, बाबू मोशाय सॉरी। एक है लघु व्याधित, कि लघु व्याधि है, लेकिन पूरा सिर पे उठा लिया पूरा घर कि मुझे जुकाम हुआ है, तुमको पता नहीं मैं कितनी बीमार हूँ। है ना, तो वो लघु व्याधि, तो लघु व्याधि है, और बहुत हो हल्ला हो रहा है उस पर। आगे देखो, ना ही ज्ञान अवयवेन कृत्सेन ज्ञेय विज्ञानम उत्पद्यते। कह रहे हैं कि थोड़ा सा हिस्सा खाली जान लिया आपने किसी चीज का, तो ये नहीं कि आप सब कुछ जान गए, तो ज्ञान के अवयव को नहीं जानना, ठीक है, पूरी नॉलेज लेनी होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रज्ञास्तु सर्वम अज्ञानम परीक्षम ही सर्वथा न स्खलंति प्रयोगेषु भेषजा नाम कदाचन। कि जो भी अज्ञानी है, मतलब जो चीज अज्ञानी है, जानी हुई नहीं है, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए उसकी। तो जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपने प्रयोग में भेषज के कभी भी, मतलब विचलित नहीं होता, वो सही से यूज कर लेता है चिकित्सा को। देख लेंगे, वो बहुत खास ऐसी बात नहीं है। तो बुद्धिमान वैद्य परीक्षा करने योग्य सभी भावों की परीक्षा करके ही भेषज का प्रयोग खाते हैं, तो वो कभी धोखा नहीं खाते हैं। ये है श्लोक। ये देख लोगे, शोणिजानाम तु खलु कुष्ठ समान समुत्थानम। शोणिजानाम तु खलु कुष्ठ समान समुत्थानम, ये आपको मैंने बता दिया कि रक्तज कृमि कुष्ठ के समान निदान है। श्लेष्मज कृमि जब बढ़ जाते हैं तो ऊर्ध्व और अधो मार्ग से निकलने लगते हैं। श्लेष्मज कृमि जब बढ़ते हैं तो ऊर्ध्व और अधो मार्ग से निकलते हैं। याद रखना, सवाल पूछा जाता है कौन से कृमि बढ़कर ऊर्ध्व और अधो मार्ग से गति करते हैं, सवाल समझना। तो आंसर लगाना है श्लेष्मज कृमि। अगला पूछेगा कौन से कृमि है जिसकी वजह से मुख से मल की दुर्गंध आती है, जिनके ऊपर की ओर आने के बाद मुख से मल की दुर्गंध आती है। तो मल की दुर्गंध किससे आएगी, मल वाले कृमि से आएगी ना, पुरुषज कृमि से। ठीक है,
तो दोनों अलग अलग बात है, लेकिन दोनों पे सवाल है। तीसरा आपको बताया है कि सम्राट अशोक को कौन सा रोग हुआ था, तो बोलो। ऊर्ध्वगुद। ऊर्ध्वगुद नामक रोग हुआ था, ऊर्ध्वगुद। तो उसमें भी मुख से मल की दुर्गंध आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, श्लेष्मज कृमि 3 प्रकार के है। मेरी बात पे ध्यान देना, यहाँ जो लिखा है उस पे नहीं, जो मेरी बात मैं कह रहा हूँ उस पे ध्यान देना। क्वेश्चन जो आता है कि श्लेष्मज कृमि कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। एक बात। दूसरा सवाल इस तरह भी आता है कि गंडूपद आदि कृमि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो मतलब इनका ये है कि कितने डिवीजन है इसके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो गंडूपद आदि कृमि 3 प्रकार के, मतलब एक ये गंडूपद, एक ये श्वेत प्रतुब्रग्न, एक ये किंचित अड़वो। उनपे वैसे सवाल नहीं आता। ठीक, तो क्या याद रखोगे, या फिर ऐसा भी आ जाता है कि गंडूपद आदि कृमि किस कृमि का प्रकार है, तो आंसर क्या लगाओगे, श्लेष्मज कृमि का प्रकार है। बात समझ में आ रही है। तो श्लेष्मज कृमि 3 प्रकार के, या फिर गंडूपद आदि कृमि 3 प्रकार के। दूसरा, गंडूपद आदि कृमि किस प्रकार की कृमि है, तो श्लेष्मज कृमि है। आगे देखोगे, पुरीषज कृमि का निदान श्लेष्मज कृमि के समान होता है। जब पुरीषज कृमि बढ़ जाते हैं तब उद्गार और निश्वास में पुरीष की गंध आने लगती है। ठीक है, बात कर चुके हैं अभी हम। आगे देख लोगे, उर्णांशु संकाश पूछता है किस प्रकार का कृमि है। उर्णांशु मतलब है भेड़ का बाल, ठीक है, उसके जैसा देखने में। कौन सा कृमि है, तो पुरीषज कृमि है। तो गंडूपद कृमि कफज कृमि है, उर्णांशु संकाश कृमि ये पुरीषज कृमि है। ये भी याद रखोगे। नीचे वही बात लिखी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, कौन सा शब्द किसके साथ, तो देख लेना। तो चैप्टर होता है फिनिश, चैप्टर नंबर 7। एक बार बेटा देख लेता हूँ कुछ ऐड कराने के लिए है क्या। अच्छा, एक सर रेफरेंस। हाँ बेटा। सर जो ये आपने लास्ट वाले जो ये पॉइंट बोले हैं, आप ये वाला पेज एक बार दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ये पेज नहीं है ये वाला इससे थोड़ा ऊपर सर बस। हाँ बस इतना ही बस। रुक जाओ, तो मैं छोटा छोटा कर देता हूँ पेज को ना। ये तो नोट्स मैंने शेयर किए थे ग्रुप में भी, चलो ले लो। ठीक है, ओके। जरा 1 मिनट दो मुझे, मैं देख रहा था कुछ ऐड कराने के लिए है क्या। ठीक है, तो इसके पूरा होते के साथ ही अगला टेस्ट हमारा तैयार। तो होपफुली कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि अब टेस्ट में आपको निदान भी मिलेगा और विमान भी मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया। ये समस्या है, जो टेस्ट आपका अब की बार होगा, देखते हैं। और बेटा मॉर्निंग वाले लोग, आपका जो भी 15 चैप्टर के अंदर रह रहा हो, है ना, शिवांगी जैसे कुछ एक टॉपिक कह रही थी कि शायद वो नहीं हुआ, तो मुझे बता देना। बाकी उसके अलावा 15th में कुछ छूटा हुआ हो, रक्त मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैं रक्त वाली पीडीएफ से स्टार्ट करूंगा कल मॉर्निंग में। रक्त भी हो गया है मुस्कान। सर सिर्फ रक्त वाला छूटा है, बाकी सारा हो गया। चलो अच्छी बात है, फिर भी अगर कुछ लगा हो, कुछ शिवांगी बोल रही थी शायद, देख लेंगे। अगर कुछ छूटा हो तो मुझे बता देना कल, क्योंकि वो कवर करना है, फिर आपका टेस्ट करना है 15 तक का, है ना। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है रोग भीषण। हाँ सुशर्मा बोलो। सर ये कफज और श्लेष्मस कृमि अलग अलग हैं सर, जबकि नहीं नहीं, एक ही है। सर ये 3 प्रकार के है ना, श्लेष्मस कृमि। ठीक है, और कफज तो सर वो जो ऊपर कोड था उस हिसाब से, हम्म, जो पूरक में है सर 5 6 7। हाँ ठीक है, वो नंबर अलग याद करने हैं, है ना। अब ये तीन, जैसे तीन दे दिए, ये 3 तरह के होते हैं। इन 3 में टोटल जो दिए होंगे वो 7 का उल्लेख किया होगा, समझ रहे ना, द पूरक कवच 5 6 7। तो इन तीनों मिला के मान लो एक का एक भेद हुआ, कुछ बताया नहीं, एक में एक बताया कुछ, है ना, और कुछ भेद ही नहीं बताया, एक में मान लो 5 लिख दिए, इस तरह से लिखे होंगे अंदर। अगर देखना चाहोगे मैं दिखा दूंगा, कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है ना, कहीं 3 लिखे होंगे, एक में मान लो 2 लिखे, एक में 1 लिखे होंगे। तो इस तरह से है वो। तो नंबर आप ऐसे ही याद रखोगे। अगर आपसे पूछे कि अच्छा। श्लेषमज में कितने हैं, तो वही 5 6 7 वाला बेस्ट आंसर वहीं से निकालते हैं, यहाँ से नहीं। ठीक है ना। अगर सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो किस हिसाब से आएगा, श्लेष्म ये 3 से आएगा तो? यहाँ से जो मैंने आपको बताया ना शब्द, वो उस तरह ही पूछेगा। पूछेगा तो ये कि गंडू पदादि कृमि कुल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने कहा 3। जो आया हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, और बेटा ओके। ये मैं, हाँ ये चीज मैं पहले भी कह चुका हूँ
कि हमारे यहाँ ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप फंसाना जब चाहोगे ना, आप कहोगे, अगर आप डीप में जाओगे तो मैं फंस जाऊंगा, या तो मैं जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन देता रहूं उसका ठीक करने के लिए अपनी बात को, या फिर यह है कि चुप मैं मान लूं बात को, जैसा आप कह रहे हो ठीक तो कह रहे हो, लेकिन बेटा सवाल इस तरह ही पूछे जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, आपको जब लगाओगे सवाल धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि उसमें माइंड नहीं लगाना है, बिल्कुल जैसे सर ने बताया उस बात को वैसे ही याद कर लो, वैसे ही सवाल एग्जाम में आएगा। ठीक है, वो लैंग्वेज चेंज नहीं करता है। क्लियर? सर समझ आ गया, अभी पहले नहीं आ रहा था ना समझ की अलग अलग क्यों है, अब आ गया है। चलो ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कई जगह मैं फंसता हूँ, सच जी। बात है। तो पहले मैं शुरू शुरू में जीतने की कोशिश करता था, अभी भी कर लेता हूँ कभी कभी, तो है ना अभी, लेकिन ये है कि ठीक है थोड़ा समर्पण कर देता हूँ मैं, कि मान लेता हूँ कि हाँ आप सही कह रहे हो, आप वो सही बात ही है, आप सही कहते हो कई जगह। देखो, शुरू शुरू में मन मानता नहीं था कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, तो मानता नहीं था मैं कई बार, बिल्कुल भी होता है। देखो आगे, चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। तो रोग भीषक जितने अध्याय, चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले लिखे हैं शास्त्र के लक्षण कितने, 18 हैं। अब देखो ये दूसरी बात आई, जैसे यहाँ सुशर्मा भी आप जो पूछ रहे थे, अब यहाँ 18 लिखा हुआ है, शास्त्र के लक्षण 18 होते हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। अब इन 18 में आप में से मुझसे कोई पूछने लगे कि सर आप याद नहीं करा रहे हो, कि एग्जाम में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है, एग्जामिनर पूछना चाहे तो, लेकिन आता नहीं है। और अगर आएगा तो समझ लेना कि बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसे नहीं सिर्फ आप ही नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। कोई एक आध वो बिरला होता है, वो सब कुछ याद कर लेता है, मान लो ये भी याद कर लिया उसने, वो अलग बात हो गई। ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम गैस वर्क पे चलते हैं, अनुमान से, कि वो क्या पूछेगा और शायद किस तरह से पूछेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ भी शास्त्र के लक्षण कितने, 18, हम सिर्फ नंबर याद करेंगे, इनके अंदर डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्या क्या होता है। आगे चलो, शास्त्र का उपयोग बता रहे हैं किस तरह हेल्प करता है। शास्त्रम ही इवं विधम आमलम इव आदित्य स्तमो विधुए प्रकाशयति सर्वम, कह रहे हैं कि जिस तरह आदित्य यानी सूर्य निकलने के बाद क्या कर देता है, प्रकाश समय फैला देता है और तम को दूर कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से शास्त्र होता है कि आपके जो नहीं जाने हुए विषय है उनको भी प्रकाशित कर देता है। ठीक है, उसका रेफरेंस कभी हम याद किया करते थे, तो देख लेना, लास्ट चैप्टर विमान 8 के अंदर शास्त्र की बात हुई है थोड़ी सी इस तरह से। शास्त्र की प्रवृत्ति क्यों होती है? अब इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट बेटा पदार्थ विज्ञान का है। ठीक है, तो हम उसमें डिटेलिंग में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आयुर्वेद का जो पदार्थ है ना, वो केमिस्ट्री नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। तो इसमें हम बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अगेन, तो जैसे लिखा है हम वैसे ही याद करने की कोशिश यहाँ करेंगे उस चीज को। ठीक है, केमिस्ट्री भी बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसको लगभग ना के बराबर। तो शास्त्र प्रवृत्ति, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, कह रहे हैं 3 प्रकार की या 3 तरह से होती है। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, रटना है आपको बिल्कुल। ठीक है, लक्षण जो है इसके कह रहे हैं 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। तो मैं जब सवाल करूंगा आपसे आगे कि शास्त्र प्रवृत्ति कितनी, आपको पता होना चाहिए 3। पूछूं लक्षण दोष कितने, पता होना चाहिए 3। कौन कौन से, ये भी। नेक्स्ट, आचार्य के गुण बता रहे हैं कि आचार्य कौन अच्छा होता है। पर्यवदात श्रुतम, परिदृष्ट कर्माणम, जिसने अच्छे से सुना हो, अच्छे से कर्मों को किया हो। दक्षम, दक्षिणम, शुचि, उपकरणवंतम, अनुपस्कृत विद्या युक्त हो। सर्वेंद्रिय उपन्नम, ठीक है, कि मैं दूसरे शास्त्रों को पढ़ा हो, फिर कर्मों को किया हो, अपने काम में दक्ष हो, अपने पास उपकरण हो, पवित्र हो, उसकी विद्या जो है मतलब क्लीन हो, ऐसा नहीं कि वो डाउट में चला जाए ज्यादा। सर्वेंद्रिय उपन्नम, सभी इंद्रियों से युक्त हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें लिखी हैं, गुण लिखे हैं आचार्य के, देख लेना। कह रहे हैं कि कुशल वैद्य आप कैसे बनते हो, तो उसके 3 कारण बताए हैं जो हेल्प करते हैं कुशल वैद्य बनने में। अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा, कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, और आपको अपने जैसे लोगों से, अपने क्षेत्र के जैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तद्वित संभाषा। तो याद रखना तीनों चीजें, शास्त्र ज्ञान में कुशल बनाने वाली 3 चीजें क्या है, अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा। नेक्स्ट, अध्ययन की विधि, कैसे पढ़ोगे। तो कल्य यानी स्वस्थ होना सबसे जरूरी है। जैसे बीमार होते हो तो क्या होता है कि सर सॉरी 10 दिन क्लास नहीं कर पाया, बीमार हो गया था मैं, तो वहीं सारा फ्लो सब बेकार, पहले की सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कृतक्षण, मतलब बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना, आयुर्वेद में ही अपने मन को लगाए रखना है। ठीक है, प्रातः उत्थाय प्रत्यूषम वा, कि सुबह सुबह उठ जाना चाहिए।
प्रत्यूष काल में। सूत्रम अनुक्रमान, और सूत्रों को उसी क्रम में पढ़ना चाहिए जैसे आपने पहले पढ़े थे। ठीक। पुष्य, हस्त्र, श्रवण, अश्विनी, इनमें से किसी एक नक्षत्र में तथा कर्ण या मैत्र मुहूर्त में मुंडन करा के कषाय वस्त्र धारण करके अध्ययन प्रारंभ करें। है ना, आजकल लड़के थोड़ा उल्टा करते हैं। जैसे पहले था कि मुंडन करा लो, तो आजकल उल्टा। आप देखना, जो ज्यादा पढ़ेगा ना, बड़े बड़े बाल कर लेगा, बड़ी सी शेव बढ़ा लेगा कि अब मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ। कि था हमारे यहाँ उल्टा, बाल शेव करा देने थे। पूरब या उत्तर की ओर ढाल वाली जगह हो वो चुननी है, वहां 4 हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनाओ बैठने के लिए बढ़िया से। ब्रह्मचारी रहो, शमश्रुधारी रहो। सही तो कह दिया है, देखो शमश्रुधारी तो हो सकते हो। सत्यवादिना, सत्य बोलने वाले बनो। आगे चलोगे, एक श्लोक लिखा हुआ है, कृत्सनो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्चा अबुद्धिमताम। ये जरूरी श्लोक माना जाता है। इसलिए जरूरी माना जाता है, इसका मतलब बड़ा अच्छा है कि भाई देखो, ये मत सोचो ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, जहां से ज्ञान मिले ले लो, चाहे छोटे व्यक्ति दे रहे हो आपके, चाहे बड़े व्यक्ति दे रहे हो। अदरवाइज आप बेवकूफ कहलाओगे। आप शत्रु समझते हो उन लोगों को अगर, कि भाई तुम मुझे ज्ञान देने लगे, इतने बड़े हो गए होते ना, कि लोग अच्छा इतने बड़े हो गए मुझे सिखाओगे, तो मतलब मूर्खों वाला लक्षण है वो। नेक्स्ट है प्रभाषण या अध्याय सुश्रुत 4, वहां का भी एक रेफरेंस लिखा हुआ है। एकम शास्त्रम अध्ययमानो ना विद्या शास्त्र निश्चय, कि सिर्फ एक शास्त्र को पढ़ लिया तो मत समझो मुझे सब कुछ आ गया। तस्माद बहुश्रुतम शास्त्रम विजान्या चिकित्सका। ठीक है, तो बहुत से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तब अपने आप को चिकित्सक कहना चाहिए। भीषक भीषजाम से है संभाषित, भीषक को भीषक के साथ ही बात करनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहे हैं तद्वित संभाषा ही ज्ञान अभियोग संहर्ष करी भवती, कि जब तद्वित संभाषा करते हो, अपने जैसे लोगों से बातचीत करते हो, तभी आपका ज्ञान बढ़ता है। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए। कोई सवाल वगैरह और कुछ हो तो बोले तो, या कुछ यहाँ से पूछना हो जो पढ़ा भी।